मैं करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वह मेरे रिस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया, एक दिन अचानक मैं अपने पति विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे में अपने पति को निकलने देखी। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था, मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले ही मैं अपने पापा का कारोबार उसके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया और कारोबार से खुद को फ्री करवा दिया था। मेरा पति विशाल बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी फिक्रों से आज़ाद कर दिया था। और मैं विशाल मुझे मिले एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 साल ही गुजरे हुए थे। ये 4 महीने मेरी जिंदगी के बहुत ही खुशी भरे थे। विशाल ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। मैंने मेड से रहकर विशाल के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर आते थे। विशाल के आने से पहले ही मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। विशाल जब वापस आया तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार देख रही थी। विशाल ने मुझे बताया कि वह उसकी विधवा बहन अंजू है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और विशाल के सिवा उसका कोई नहीं है। इसलिए वो मजबूरन अंजू को हमारे घर वापस ले आए ताकि वह हमारे साथ रह सके। वह जितने प्यार से इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, प्रज्ञा, अगर मैं तुम अपनी बहन को तुम्हारे घर रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चाहो तो हम अंजू को 7 क्वार्टर की जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसको वक्त ने बहुत तकलीफ दी है और जवानी में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। विशाल की आंखों में नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराजगी का जाहिर करते हुए कहा कि विशाल, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है और आप भला मैं अपनी ननद को 7 क्वार्टर में क्यों जगह दूं? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे पड़े हैं। आज आप जो चाहे अंजू को वहाँ कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर विशाल का चेहरा खिल उठा। वो मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे कि प्रज्ञा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात की तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज हो जाऊंगी। मैंने आगे बढ़कर अंजू को भी गले से लगा लिया और विशाल से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। विशाल ने अंजू को हमारे बराबर वाले कमरे की जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी देर में विशाल और अंजू भी खाने के लिए चले आए थे। मैं विशाल की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक विशाल ने कभी अपनी बहन किसी भी बहन का जिक्र किया था। विशाल की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वो सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम छाया है। मेरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब विशाल मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन के बहुत ही प्यारी, आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसके लिए उसके ससुराल से ले आते। वो कहने लगे कि अंजू ने अपनी पसंद की शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही अंजू ने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ ही दिनों पहले ही मुझे पता चला कि अंजू विधवा हो गई है और अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसे मिलने के लिए चला गया। उसके साथ ससुराल वाले के व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने विशाल के कंधे पर सर टिकाए हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। अपनी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। विशाल मुस्कुरा के कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और विशाल की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के दफ्तर में विशाल एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को इसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी विशाल की कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि विशाल मेरी जिंदगी के हमसफर बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी की कर देनी चाहिए ताकि वो मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके, तब पापा ने मेरे रिश्ते
देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी के रिश्ते देखते ही देखते मुझे कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ में ना आया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिलीज में ज़्यादातर लड़के पसंद की शादियां करते हैं या फिर गलत हरकतों में हो जाते हैं। फिर न जाने क्यों एक दिन पापा ने अचानक ही विशाल को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे विशाल के बारे में बताया तो मैं हैरान सी रह गई, क्योंकि वो किसी की भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है वो तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। विशाल से भी अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरे करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। विशाल एक समझदार और मेहनती इंसान है जो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। पापा को इस बात को तो मैं पहले से ही मानती थी कि विशाल एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे अपनी कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा था। पापा ने विशाल के बारे में जो कुछ बताया किया था उसके मुताबिक विशाल की माँ बाप का मृत्यु हो गया था और वह अकेले ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए ही होगा। पापा ने एक दिन मौका देकर विशाल से हमारे रिश्ते की बात की। वह हैरान रह गया। मैंने अब विशाल से एक दो मुलाकातें की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। विशाल के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उसकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और विशाल पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। विशाल मेरा साथ पाकर बहुत खुश था। पापा बात बिल्कुल सच साबित हुई। विशाल ने पहले ही दिन से मेरी इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बहस चलता तो वो मुझे जमीन पर कदम भी न रखने देता। शादी के बाद वो कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर का काम मैं जिम्मेदारियों से मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सबको संभाल लूंगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियों संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून मिला चाहती थी और उसने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया। विशाल मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई थी। पापा पहले से ही ज्यादा अमीर रहने लगे थे कि उन्होंने भी सब कुछ विशाल से ही सौंप दिया था। वो कभी कभार एक दफ्तर चक्कर लगा लेते और विशाल को कम करता देख बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार की बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। एक दिन ही बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत का खुश थी। जब अंजू हमारी जिंदगी में आए तो हम दोनों में से तीन हो गए। विशाल हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार अंजू के कमरे में जाकर उससे भी बात कर लिया करती थी। वो बहुत ही कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ ना कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और यह तकलीफ मुझे उसकी आंखों में दिखाई दी थी। मैं चाहती थी कि अंजू भी जिंदगी की तरफ लौट जाए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने की कहती रहती। एक दिन जब दफ्तर से वापस वाजिद आए तो थोड़ी ही देर बाद अंजू के कमरे से होकर वापस आए और कहने लगे, तुम अंजू के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो। वह खुद ही अपने दुखों से निकल जाएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वो परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। सुनकर मैं परेशान हो गई कि कहीं विशाल मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैंने उनसे कहा, क्यों मैं अंजू के कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं तो बस उसे जिंदगी की तरफ लौटता हुआ देखना चाहती थी। विशाल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, मैं जानता हूँ प्रज्ञा, तुम्हारे इरादे बहुत साफ होंगे, लेकिन इस वक्त वो तन्हाई चाहती, इसलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने विशाल से वादा किया मैं अब अंजू को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह बहुत देर में मेरी आंखें खुलती थी। विशाल में मेरे उठने से पहले दफ्तर जा चुके होते थे। मैं बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता और घर के कामकाज भी देखने होते। हर वक्त मुझ पर थकान से छाई रहने लगी और मुझे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि काम तो नौकरों को करने होते हैं। मैं सिर्फ नजर रखती थी। मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। थोड़ी देर में ही मुझे
थककर चूर हो जाती थी। शादी पर मैं अपनी पुरानी बेड पे अपने साथ लाई थी। मैं खुद मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने घर की जिम्मेदारियां उसे सौंपी थी। अब खुद आराम करने लगी। मैं कहीं भी लौटती हुई सो जाती, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सारा रफ्तार संभालती घर भी, लेकिन कभी थकान का एहसास नहीं हुआ। तभी तबीयत इतनी अजीब रहने लगी कि मैं रात को कॉफी पीना भी कम कर दी थी, जबकि कॉफी के बगैर मैं सोती नहीं थी। विशाल से मैंने यही बात की तो वो कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा, तुम ज्यादा आराम किया करो। वो इतनी मोहब्बत से मुझसे बात करते थे, मैं सारा प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में से देखने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ। मैंने अब अंजू के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती, इसलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती। विशाल दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपना बहन का वक्त देना बिल्कुल भी एतराज नहीं था, लेकिन एक दिन रात नींद से मेरी आंख खुली तो मैंने विशाल को बिस्तर पर न पाया और हैरान हुई कि आधी रात को कहाँ गए। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली तो विशाल को अंजू के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को विशाल अंजू के कमरे में क्या क्या है काम है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इसे देखने के लिए गए होंगे कि विशाल को कुछ ना कहा और उससे पहले ही मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। ये सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आंखें खुलती तो विशाल कमरे में मौजूद नहीं होते। मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी, विशाल आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों जरूरी है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते। मुझे विशाल के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और जितनी देर वह कमरे से बाहर रहते थे मैं अजीब करवटें बदल बदल सोती थी। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंखें खुली तो विशाल कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं लग रही थी। अंजू ने मेरी मुलाकात हुई काफी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं अभी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर अंजू के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा था। इस मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी बहन के साथ आधी रात को विशाल ये भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। अंदर से आती आवाजें ने तो मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। विशाल अंजू को सीने से लगाए बैठे थे और उसे प्यार कर रहे थे। एक पर ऐसी मोहब्बत एक भाई बहन के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वो लफ्जों से बयान नहीं करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन विशाल और अंजू को बातों ने तो मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। उसके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। अंजू कह रही थी, और कितने दिन हम ऐसे ही भाई बहन को ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहती हूँ। मैं जब भी प्रज्ञा को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हमारी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। और विशाल अंजू से कह रहा था कि इसीलिए तो मैं प्रज्ञा क्या तुम्हारे कमरे में जाना आना बंद करवा दिया है। मुझे यही डर लगता रहता था कि कहीं तुम गुस्से में उसको सामने कोई सच्चा बयान न कर दो। सब कुछ दिनों के बाद फिर प्रज्ञा और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी और यह सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। अंजू कह रही थी कि इतने दिनों से इसकी बात को इंतजार कर रही थी, लेकिन आप हर रात उसके साथ कमरे में होते हो और मैं यहाँ अंगारों में पर लेटती हूँ। यह सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपने बाहों में लिया है। विशाल उससे कह रहा था कि अंजू तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती, इसलिए मैंने हम दोनों को हक में यह फैसला मुश्किल ये से लिया है। मेरे लिए ये भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। मैंने प्रज्ञा के बाप को हल्की सी नजर देना शुरू कर दिया था और उसी की वजह से वह पहले से ही ज्यादा बीमार रहने लगे और प्रज्ञा की काफी के जार में भी मैं जहर मिलाई दिया। वो रोजाना कॉफी पीकर होती है और यकीनन उसके शरीर में भी जहर अपना असर कर दिया होगा, इसलिए वो ज्यादातर वक्त सोती रहती है। मैं भी इसलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बार सो जाएगी तो सुबह ही खबर लेगी। सब कुछ दिन की और बर्दाश्त कर लो और प्रज्ञा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे। वो अंजू से अपनी बेतहाशा मोहब्बत पूरी तरह इजहार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि वो मेरे बाप ने जिसे सीधा साधा शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था वह इस कदर धोखेबाज था। विशाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस वर्ड थी
जिसके लिए वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी अपने मौत के करीब पहुंचा दिया था। वह जल्दी से मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उसने बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरे और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद उसके हवाले हो जाएगा, इसलिए वो हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता था। मुझे एकदम चक्कर महसूस होने लगे। शरीर में कमजोरी तो बहुत ही दिनों से थी, इसलिए मैं लड़खड़ा गई। विशाल को, अंजू को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही वह उन दोनों को नजर मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। विशाल को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफी नहीं पी रही थी, और शायद इसलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी, जबकि मैं सुबह कॉफी पीती और सारा दिन नशे में रहती थी। विशाल हैरत से कहने लगा कि प्रज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अंजू को देखने के लिए आया था। विशाल को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बात सुन ली और उन्हें एक साथ देख लिया। इससे ये सही वक्त ही नहीं था मैं विशाल को यह बात बताती कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया। विशाल से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। विशाल मेरे मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। मैं विशाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना मान लिया था, लेकिन उसने मेरे एतबार की तबाह कर दिया था। सुबह होते विशाल दफ्तर के लिए निकल गया। मैंने मौका देकर एसएचओ साहब को फोन किया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उनको सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे। थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले और सबसे पहले अंजू को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफी से जार को अपने कब्जे में उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। यह साबित हो सके कि विशाल ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अंजू से भी पूछताछ शुरू कर दी गई, तो वो भी कि किसी टूटे रक्त टोते की तरह सच बोलने चली गई। विशाल जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए उनसे सबसे पहले अंजू को छोड़कर इस दूसरा घर किराए पर लिया है और जानबूझकर पापा नजरों के आगे हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। अंजू विशाल ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीबी की हाथों तक आ चुके थे और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। विशाल इस तरह आगे बढ़ गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने की भी मुश्किल न समझा। अंजू के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि सीओ साहब ने फौरन ही विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। उसने शरीर में काफी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर में पड़ गए थे। आज विशाल और अंजू जेल की सलाखों के पीछे थे और उनकी लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने अपने पापा से नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया था और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं बिल्कुल वैसे भी नहीं होते, इसलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह छानबीन जरूर करना चाहिए।